बच्चों, वेलकम टू केके साइंस एकेडमी। बच्चों, मेरा एक और चैनल है केके द यूनिक ट्रैवलर, उसको भी बच्चों सब्सक्राइब कर लेना। वहां पर टूरिस्ट प्लेसेस और कार ट्रिप वगैरह के बारे में जो है वीडियो बना रखा है, तो उसको भी बच्चों जाके देखना। तो बच्चों, आज डिस्कस करने वाले हैं हम लोग थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर, जो केमिस्ट्री का है, क्लास 11th का। देखो, जो क्लास 11th में आपको फिजिक्स में भी ये थर्मोडायनेमिक्स जो है आपको पढ़ने को मिलेगा, तो उसमें और इसमें बहुत कुछ सिमिलैरिटी भी है। ठीक है, तो बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखो बच्चों, सबसे पहला चीज जो होता है कि थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है कि एनर्जी जो होता है हमारा, थर्मो और डायनेमिक्स दो चीज से मिलकर बिना है ना। तो जो हम लोग हीट देते हैं, तो उस हीट से किस किस तरह का वर्क किया जा सकता है, इसी चीज को हम लोग पढ़ेंगे बच्चों थर्मोडायनेमिक्स में। तो बच्चों, सबसे पहला टर्म आता है सिस्टम। सिस्टम क्या होता है? तो सिस्टम यूनिवर्स का वह प्लेस है जहां पर किसी भी एक्सपेरिमेंट को हम लोग परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो जिस तरह से बच्चों हम सिस्टम की बात करते हैं, तो सिस्टम को हम लोग 3 टाइप्स में जो है क्लासिफाई करते हैं। ठीक है बच्चों, पहला आता है बेटा ओपन सिस्टम। ठीक है, ओपन सिस्टम क्या होता है बेटा? जो कि क्या होता है कि सिस्टम जो है, जो सराउंडिंग के साथ मैटर और एनर्जी दोनों को ट्रांसफर करता है। ठीक है, आपको सर सराउंडिंग क्या होगा? तो सराउंडिंग जो है सिस्टम के अलावा जो भी यूनिवर्स में प्लेसेस है, वो सब हो जाएगा सराउंडिंग। जैसे कि अगर आप एक प्रेशर कुकर की बात कर लो, तो वो हो गया अगर हमारा सिस्टम। तो उसके अलावा जितने भी स्टोव है, मैं हूं, कोई भी इंसान है पूरे यूनिवर्स में, वो सब क्या है उसके लिए सराउंडिंग। ठीक है, तो ओपन सिस्टम क्या हो गया कि ऐसा सिस्टम जो सराउंडिंग के साथ मैटर भी एक्सचेंज करता हो और एनर्जी भी एक्सचेंज करता हो, उसको कहेंगे हम लोग ओपन सिस्टम। ठीक है बच्चों, जैसे कि मान लो किसी चीज में बच्चों कोई सब्सटेंस रखा हुआ है, ठीक है, और थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, जैसे कि दूध की बात कर लेते बच्चों, उफन करके अगर बाहर गिर जाता है वो, है ना, तो हम क्या कहेंगे कि दूध जो था, जो कंटेनर में था, वो बाहर निकल गया, मतलब जो सिस्टम से वो बाहर निकल के सराउंडिंग में चला गया। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ, मैटर का ट्रांसफर हो गया। अब फिर थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं हीट करना, तो क्या होता है, वो ठंडा भी हो जाता है। यानी कि उसने अपनी हीट को भी कंटेन करके नहीं रखा, बल्कि हीट को भी क्या किया, सराउंडिंग में लूज कर दिया, है ना। इस तरह से क्या हो गया कि ऐसा सिस्टम जो मैटर और एनर्जी दोनों ही ट्रांसफर करता है सराउंडिंग के साथ, उसको कहते हैं हम लोग ओपन सिस्टम। ठीक है बच्चों, दूसरा होता है बच्चों क्लोज सिस्टम। ठीक है, क्लोज सिस्टम ट्रांसफर ओनली एनर्जी विथ सराउंडिंग। ठीक है ना बच्चों, देखो बेटा मैं बोल देता हूं क्या होता है ना बेटा, कि जो क्लोज सिस्टम होता है वो सिर्फ सराउंडिंग के साथ क्या करता है, सिर्फ एनर्जी को ट्रांसफर करता है। जैसे कि अगर आपने ठंडी पानी की बोतल आपने फ्रीजर से लेकर के आप चल दिए कहीं ट्रेवलिंग पे, है ना, लेकिन बहुत देर के बाद क्या होता है, वो भी पानी जो है धीरे 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 गर्म होने लगता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, पानी कोई बाहर नहीं जाता, ठीक है, लेकिन क्या होता है, बाहर का हीट अंदर चला जाता है ना। तो ऐसा सिस्टम जिसमें सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में एनर्जी का तो ट्रांसफर हो, लेकिन मैटर का ट्रांसफर ना हो, उसको कहते हैं हम लोग क्लोज सिस्टम। ठीक है बच्चों, अब बेटा थर्ड है हमारा आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है बच्चों, इसमें क्या होता है कि नीदर मैटर नॉर एनर्जी आर ट्रांसफर्ड विद द सराउंडिंग। ठीक है ना बच्चों, जैसे थर्मस फ्लास्क होता है। ठीक है, थर्मस फ्लास्क में आप जितना ठंडा पानी लेके जाओगे, वो उतना का उतना ही ठंडा रहेगा, ना तो पानी बाहर निकलेगा और ना ही पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा, है ना। तो ऐसे सिस्टम को क्या कहते हैं बच्चों हम लोग, आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है बेटा, अब उसके बाद आता है बेटा जी नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें से स्टेट वेरिएबल्स और स्टेट फंक्शंस। ठीक है, देखो बच्चों क्या होता है कि जब हम सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है, तो सिस्टम में क्या होता है बच्चों कि सिस्टम की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए कुछ हमें वेरिएबल्स लेने पड़ते हैं। ठीक है, जैसे कि सिस्टम का प्रेशर इतना है, सिस्टम का वॉल्यूम इतना है, सिस्टम का टेम्परेचर इतना है। ठीक है, तो ये सब जितने भी हैं बच्चों, जैसे प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये सब कहलाते हैं हमारे सिस्टम के स्टेट वेरिएबल्स। ठीक है, दीज आर कॉल्ड स्टेट वेरिएबल्स, और इसको बच्चों हम लोग ना स्टेट फंक्शंस भी कह देते हैं। ठीक है, तो मेनली हम लोग उसको कहेंगे बच्चों स्टेट वेरिएबल्स। ठीक है, इसमें से क्या होगा बेटा, कोई भी एक अगर चेंज होगा, ठीक है, तो दूसरा ऑटोमेटिकली खुद ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बच्चों अगर मान लो हम किसी भी सिस्टम की बात कर लेते हैं बच्चों, ठीक है, ये है बेटा, है ना, अगर बेटा जी यहां पर इसका प्रेशर था P1, वॉल्यूम था V1, टेम्परेचर था T1, अगर मैंने क्या किया, इसको कंप्रेस करके नीचे लेके आ गया मैं, ठीक है, तो क्या किया मैंने, प्रेशर बढ़ा दिया। तो जैसे प्रेशर यहां पर बढ़ा रहा हूं मैं, तो फिर क्या होगा, वॉल्यूम में भी चेंज होगा और
टेम्परेचर में भी चेंज होगा, ठीक है ना बच्चों। तो इस तरह से क्या होगा कि अब मान लो बच्चों क्या होगा, प्रेशर हो जाएगा P2, वॉल्यूम हो जाएगा V2, टेम्परेचर होगा T2, ठीक है। तो दीज टू डिफाइन की हम लोग, देखो बेटा प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में से कोई भी एक अगर चेंज कर जाता है तो हम कहते हैं क्या हुआ कि सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चला गया, ठीक है बच्चों। तो अब क्या होता है, स्टेट फंक्शंस क्या होते हैं। देखो बच्चों, जो सिस्टम के सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है उसको कहते हैं स्टेट फंक्शंस। उसको पाथ टेकन से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि मान लो बच्चों, अगर आप जो है ग्राउंड से छत पे जाते हो आप, ठीक है, अगर लिफ्ट से जाते हो तब भी आपका पोटेंशियल एनर्जी में चेंज सेम होता है। अगर आप सीढ़ियों से जाते हो तब भी पोटेंशियल एनर्जी में सेम चेंज होता है। अगर आप जो है सीढ़ी के थ्रू जाते हो, स्टेयर जो ये जो होते हैं, या मान लो किसी रस्सी के सहारे जाते हो तब भी जो है आपका जो है पोटेंशियल एनर्जी जो होता है बच्चों वो सेम होता है। तो वो क्या होता है बच्चों, स्टेट फंक्शंस, ठीक है। जो सिर्फ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है उसको कहते हैं बच्चों हम लोग स्टेट फंक्शंस, ठीक है। तो अब बेटा जी टॉपिक आता है हमारा कि इंटरनल एनर्जी जो है वो क्या होता है, उसको हम लोग बच्चों कंसीडर करते हैं स्टेट, वो जो है हमारा, ठीक है। उसके बारे में बच्चों कहा जाता है कि ये जो है ना वो इनिशियल और फाइनल पे सिर्फ डिपेंड करता है, पाथ टेकन पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है बेटा। ये है हमारा इंटरनल एनर्जी, ठीक है, इंटरनल। देखो बच्चों एक मिनट, इंटरनल एनर्जी, ठीक है बच्चे, इंटरनल एनर्जी, ठीक है बच्चों। ये बेटा होता क्या है कि जब भी किसी सिस्टम की बात करो बच्चे, ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर बेटा टेम्परेचर पे जो इस गैस मॉलिक्यूल्स के पास जितनी भी एनर्जी होती है, चाहे पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, जितनी भी एनर्जी होती है उन सभी के सम को कहते हैं हम लोग उसका इंटरनल एनर्जी, ठीक है। अगर बच्चों इसको अगर आप चेंज करके दूसरे सिचुएशन में लेके चले जाते हो, ठीक है ना बच्चों, दूसरे सिचुएशन में अगर बेटा लेके चले गए इसको, है ना, सिस्टम को, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, हमारा प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से क्या होगा बेटा कि इसको जो है इंटरनल एनर्जी किस चीज पे डिपेंड करता है मेनली बच्चों, देखो क्या होता है बच्चा, आप लोग जानते हो कि काइनेटिक एनर्जी जो गैस मॉलिक्यूल्स की होती है ना, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों मैंने इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन मैंने कहा कि सारी की सारी मैकेनिकल एनर्जी। तो बच्चों उसमें ध्यान रखना कि पोटेंशियल एनर्जी, यहां पर हमने वर्ड यूज तो कर लिया, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी बच्चों गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में नहीं होता, क्योंकि वंडरवाल ने जब तक नहीं कहा था तब तक हम लोग ये मान के चल रहे थे बच्चों कि गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में किसी तरह का कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। इसलिए क्या होगा बच्चों कि सिर्फ काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी जितने भी हैं वो सब किस पे डिपेंड करता है बच्चों, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर बच्चों यहां का टेम्परेचर अगर T1 है और यहां का टेम्परेचर T2 है, इसका मतलब हम कहेंगे इसका इंटरनल एनर्जी यहां पर होगा हमारा U1 और यहां पर इंटरनल एनर्जी होगा U2। यानी कि हमारा जो इंटरनल एनर्जी है बच्चों वो मोस्टली डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, ठीक है। अगर आपने टेम्परेचर को चेंज कर दिया तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज करेगा, ठीक है। तो बच्चों इसीलिए कहते हैं कि ये क्या होता है कि सिर्फ इनिशियल और फाइनल जो है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, वो बीच में आपने उसको ठंडा किया, गर्म किया, उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। 20 डिग्री से आप 80 डिग्री तक गए, कैसे गए इससे उसको कोई मतलब नहीं है। ओवरऑल जितना भी टेम्परेचर चेंज होगा उसी पर बच्चों डिपेंड करता है हमारा इंटरनल एनर्जी। इसीलिए इसको कहते हैं कि इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन होता है, ठीक है बच्चों। लेकिन वही बच्चों मैं बात करूंगा वर्क की, ठीक है। तो देखो बच्चों वर्क जो है अलग अलग होता है ना। जैसे कि बच्चों अगर आप लिफ्ट से ऊपर तक जाते हो, ठीक है, तो उस सिचुएशन में बच्चों जो है उसमें जो वर्क होगा वो अलग होगा, ठीक है। जैसे कि बच्चों अगर मैं स्टेयर से जाता हूं, ठीक है, ऐसे जाता हूं स्टेयर से, तो क्या होगा, यहां पर फ्रिक्शन अलग अलग काम करेगा, है ना। तो ऐसे सिचुएशन वर्क जो है बच्चों वो डिपेंड करता है पाथ पे, ठीक है। इसी तरह से हीट भी जो है स्टेट फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो बच्चों क्या होगा हमारा, हम कह सकते हैं कि वर्क और हीट जो है स्टेट फंक्शन नहीं है, लेकिन उस दोनों का सम से आता है बच्चों हमारा इंटरनल एनर्जी, जो क्या होता है हमारा स्टेट फंक्शन होता है, ठीक है बच्चों। तो अब बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग मेन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है बच्चों, सुनो। मान लेते हैं बेटा जी कि अभी जो सिस्टम था हमारा उसका जो है इंटरनल एनर्जी था U1, ठीक है। फिर आपने क्या किया कि थोड़ा सा उसको हीट कर दिया, है ना, आपने जो है थोड़ा सा हीट कर दिया, यानी कि Q अमाउंट ऑफ हीट आपने उसमें दे दिया, ठीक है। उसके बाद फिर आपने क्या किया कि पिस्टन से थोड़ा सा कंप्रेस भी कर दिया,
यानी कि आपने इस पर वर्क डन कर दिया। तो ऐसे सिचुएशन में उसका इंटरनल एनर्जी क्या हो गया, U2। ठीक है, तो अब आपका होगा कि ये जो U2 है वो बेसिकली U1 प्लस Q प्लस W के इक्वल हो गया, है ना। तो हम क्या करेंगे, U1 को इधर ले आएंगे तो क्या होगा, U2 माइनस U1 इक्वल्स टू Q प्लस W, यानी कि डेल्टा U इक्वल्स टू Q प्लस W, है ना बच्चों। ये जो निकला बेटा जी, यही है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है ना बेटा। जहां पर बेटा W क्या हो गया हमारा, वर्क डन, ठीक है ना बच्चों। तो वर्क डन जो बेसिकली होता है बेटा, वो होता है माइनस पी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ठीक है। आपको सर माइनस क्यों लगा लेते हो, है ना। तो एक्चुअली बेटा फिजिक्स में जो है ना वो थोड़ा सा चेंज आता है, ठीक है बच्चों। बस आप लोग बच्चों कंफ्यूज मत करना, बस थोड़ा सा बता देता हूं जिसको जानने की इच्छा हो। फिजिक्स में बच्चों रिलेशन होता है हमारा, ठीक है। मैं यहीं पर लिख देता हूं बेटा, 1 मिनट लगेगा मुझे, ठीक है। देखो फिजिक्स में ये कहता है कि अगर सिस्टम को आप हीट देते हो तो सिस्टम सबसे पहले वो हीट एब्जॉर्ब करेगा, उससे उसका इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, और फिर सिस्टम क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा, ठीक है। ये कहता है फिजिक्स। तो हम लोग को बच्चों जब केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री में हमें इंटरनल एनर्जी से मतलब होता है। तो डेल्टा यू यहां से क्या होगा, डेल्टा क्यू माइनस पी डेल्टा वी, है ना बच्चों। इसीलिए बेटा इसको लिख लेते हैं क्या हम लोग, डेल्टा क्यू प्लस डब्ल्यू, है ना। यही पढ़ा ना बच्चों केमिस्ट्री में। इसीलिए बेटा हम लोग का क्या हो जाता है कि W इक्वल टू लिखना पड़ता है माइनस पी डेल्टा वी, ठीक है बच्चों। तो ये बेटा हम लोग वापस आते हैं केमिस्ट्री पे, ठीक है बेटा। तो हमारे लिए बेटा रिलेशन क्या बन गया कि डेल्टा U इक्वल्स टू Q प्लस W, और W के लिए बेटा लिख दिया माइनस पी डेल्टा वी, ठीक है। अब देखो बेटा वर्क डन के लिए ना अलग अलग सिचुएशन आता है। एक सिचुएशन आता है जिसमें कहा जाता है वर्क डन बाय द सिस्टम, यानी कि सिस्टम ने कुछ वर्क करा है ना। तो ऐसे सिचुएशन को हम लोग कैसे निकालेंगे, वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है बच्चों। तो वर्क डन बाय द सिस्टम में क्या होगा बेटा कि सिस्टम ने वर्क करा, मतलब सिस्टम क्या होता है, एक्सपेंड होता है, ठीक है। तो इसको बच्चों समझ सकते हो आप लोग एक्सपेंशन, है ना। तो एक्सपेंशन केस में क्या होगा बेटा, फाइनल वॉल्यूम ज्यादा होगा इनिशियल वॉल्यूम से, है ना। फाइनल वॉल्यूम ज्यादा होगा इनिशियल वॉल्यूम से। तो ऐसे बच्चों डेल्टा वी वाला टर्म क्या होगा, पॉजिटिव, लेकिन तो वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो वर्क डन इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम लोग, नेगेटिव, यानी कि सिस्टम जब भी वर्क करेगा तो उस वर्क डन को हम लोग ले लेंगे नेगेटिव, ठीक है बच्चों। अब सेकेंड पार्ट है बच्चों इसमें कि अगर हम लेते हैं वर्क डन ऑन द सिस्टम, ठीक है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, ठीक है बच्चों। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा बच्चों कि जब वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो वहां कंप्रेशन हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग कहेंगे बेटा जी कंप्रेशन। कंप्रेशन का मतलब जानते हो बच्चों कि फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, कम हो जाएगा इनिशियल वॉल्यूम से, तो ये पोर्शन हो जाएगा नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो ऐसे में वर्क डन को हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, पॉजिटिव। तो जब भी वर्क डन ऑन द सिस्टम की बात कही जाए तो हम लोग ले लेंगे वर्क डन को पॉजिटिव, ठीक है। वर्क डन बाय द सिस्टम को कहा जाएगा तो हम ले लेंगे वर्क डन नेगेटिव, ठीक है बच्चों। अब बच्चों बात कर लेते हैं क्यू के बारे में, है ना। तो देखो बच्चों क्यू जो है बेटा वो है हमारा हीट चेंज, ठीक है। क्यू की वैल्यू नेगेटिव लेंगे बेटा एक्सोथर्मिक में, जब भी कोई एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, है ना। एक्सोथर्मिक का मतलब हीट जहां इवॉल्व हो रहा होगा, है ना बच्चों, हीट इवॉल्व होगा तो, ठीक है, हीट इवॉल्व होगा तो बच्चों क्यू को क्या लेंगे, नेगेटिव। सेकेंड पॉइंट, क्यू को लेंगे बेटा जी पॉजिटिव, कब, जब एंडोथर्मिक होगा, मतलब हीट एब्जॉर्ब होगा, एंडोथर्मिक, है ना, यानी कि हीट एब्जॉर्ब्ड, ठीक है ना बच्चों। तो जब भी हीट एब्जॉर्ब्ड होगा तो उस कंडीशन में क्यू को क्या लेंगे हम लोग, पॉजिटिव, ठीक है बच्चों। और जब हीट इवॉल्व होगा तो क्यू को लेंगे बच्चों हम लोग नेगेटिव, ठीक है बेटा। तो अब बच्चों देखो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग बच्चों और कैसे कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि बेटा कुछ क्वेश्चन के एग्जांपल्स मैं लेकर के आप लोगों को करवाता हूं, ठीक है। देखो बेटा अगर मान लो आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिएगा, ठीक है, कि एक सिस्टम ने जो है 40 जूल का वर्क किया है, 40 जूल का वर्क किया है और 60 जूल की एनर्जी उसने एब्जॉर्ब करी, ठीक है बेटा। एक क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा यू लिख देता हूं, इफ सिस्टम एब्जॉर्ब 60 जूल हीट and
डज 40 जूल वर्क। ठीक है बेटा, आपको बेटा जी फाइंड करना है डेल्टा यू यानी कि इंटरनल एनर्जी चेंज की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि कह रखा है कि सिस्टम ने 60 जूल का जो है, ठीक है बच्चे, वो हीट एब्जॉर्ब करा है ना बेटा, एब्जॉर्ब किया बेटा जी 60 जूल, यानी कि क्यू क्या लेंगे, पॉजिटिव, है ना बच्चों। देखो आंसर में बेटा जी करेंगे कि डेल्टा यू क्या होता है हमारा, क्यू प्लस डब्ल्यू। अब देखो बेटा सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब करा तो क्यू की जगह पे क्या ले लेंगे, पॉजिटिव। अब देखो बेटा वर्क डन क्या है, एंड सिस्टम डज 40 जूल ऑफ वर्क, यानी कि सिस्टम ने वर्क किया है, तो वर्क डन को क्या लेंगे, नेगेटिव, तो -40, यानी क्या आ जाएगा बच्चों, 20 जूल आ जाएगा हमारा। ठीक है बच्चे, 20 जे लिखा है बेटा जी, जे स्टैंड्स फॉर जूल, है ना बच्चे। तो ये आ जाएगा बेटा जी हमारा डेल्टा यू की वैल्यू, यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है बेटा, तो ये आ गया बच्चों। ठीक है, आई होप बच्चों ये सब क्लियर हो गया होगा बेटा। ठीक है, अब बेटा जी क्या आता है कि वर्क डन का जो बेसिकली बेटा जी आता है, वो वर्क डन अलग अलग सिचुएशन में आता है, आइसोबैरिक प्रोसेस में, आइसोथर्मल प्रोसेस में, आइसोकोरिक प्रोसेस में, सब में बच्चों वर्क डन जो है आता है हमारा। ठीक है, तो बच्चों हमें डिस्कस क्या करना है बच्चों, कि वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, है ना बच्चों। देखो डी डब्ल्यू क्या होता है बच्चा, -P/dV। अब क्या होता है बेटा, देखो आइडियल गैस इक्वेशन होता है PV इक्वल्स टू nRT, तो बेटा मैं P की वैल्यू क्या लिख दूंगा, nRT/V, है ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये वर्क डन इक्वल्स टू क्या होगा, -nRT/V इंटू dV। ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा, डी डब्ल्यू की। अब जब इसको भी इंटीग्रेट करूंगा तो इसको भी इंटीग्रेट करूंगा। जब बेटा वॉल्यूम इनिशियल था तो इसने कुछ भी वर्क डन नहीं करा था, और जब वॉल्यूम फाइनल हो गया तब तक मान लेते इसने W वर्क डन कर दिया, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा वर्क डन। अब यहां पर क्या कर रहे हैं, -nRT को बच्चों बाहर कर लेते हैं, तो बचेगा क्या, dV/V, लोअर लिमिट VI, अपर लिमिट VF, है ना। अब देखो बेटा dx/x का इंटीग्रेशन होता है log EX, है ना, या ln x। तो मैं क्या करने वाला हूं, इसको लिखने वाला हूं log EV -nRT log EV, है ना बच्चे। और ये है बेटा VI और ये है हमारा VF, यानी कि -nRT log E। एक बार क्या करते हैं बच्चों, इंटीग्रेशन में अपर लिमिट पुट करते हैं, VF माइनस log E VI, है ना बच्चों। तो अब ऐसे बेटा जी क्या होगा हमारा, मैं यहां पर कंटिन्यू कर रहा हूं बच्चों, तो वर्क डन आ जाएगा -nRT log E V फाइनल बाय V इनिशियल। ठीक है बच्चों, अब देखो log टू द बेस E है, अगर इसको टू द बेस 10 में कन्वर्ट करना होगा तो हमें 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा बेटा -2.303 nRT log V फाइनल बाय V इनिशियल। ये आ जाएगा बेटा वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है बेटा, तो ये आ गया बेटा जी हमारा वर्क डन। ठीक है बेटा, अब बच्चों चलते हैं हम लोग हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, जिसको कहते हैं इंथैल्पी। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चे होता क्या है हमारा, कि हीट चेंज को हम लोग बेटा कभी कांस्टेंट वॉल्यूम पे, कभी कांस्टेंट प्रेशर पे, सब पे हम लोग कंसीडर करते रहते हैं। तो अभी बच्चों हम लोग सिर्फ और सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, जिसको कहेंगे हम लोग इंथैल्पी। ठीक है बेटा, तो देखो बेटा जी हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। देखो बच्चों, जैसे बेटा जी हमारे पास रिलेशन होता है डेल्टा यू इक्वल्स टू क्या होता है हमारा क्यू। ठीक है बेटा, क्यू माइनस पी डेल्टा वी, है ना बेटा। इसको मैं इधर ले आता हूं, तो क्या हो जाएगा बेटा, क्यू इक्वल्स टू हो जाएगा डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। तो बेटा जब कांस्टेंट प्रेशर पे लेंगे, है ना, तो ये रिलेशन आ गया। अब देखो बेटा होता है क्या है, आपको पता है बेटा कि पीवी इक्वल्स टू होता है हमारा nRT। तो बेटा जब वॉल्यूम में चेंज करेंगे तो यहां पर या तो नंबर ऑफ मोल्स में चेंज होगा या फिर टेम्परेचर में चेंज होगा। तो मैं लिखने वाला हूं कि एट कांस्टेंट प्रेशर ये बन जाएगा बेटा डेल्टा एच। ठीक है ना, एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर, ये जो बेटा क्यूपी है हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, इसी को कहते हैं बेटा इंथैल्पी चेंज।
तो डेल्टा एच इक्वल टू क्या होगा बेटा, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, है ना बच्चों। ये रिलेशन आ गया बेटा, है ना, जिसमें से डेल्टा एन जी क्या होता है हमारा, नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। ठीक है ना बेटा, ये आता है हमारा डेल्टा एनजी की वैल्यू। ठीक है, अब बेटा इस पर रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, है ना, तो देख लेते हैं बेटा जी। पहले बेटा जी मैं कुछ स्पेशल केसेस आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं, ठीक है ना, नोट में लिख लेता हूं मैं। ठीक है, क्या बेटा देखो, अगर बेटा जी ये डेल्टा एनजी की वैल्यू पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब डेल्टा एच क्या होगा, डेल्टा यू से बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर डेल्टा एनजी नेगेटिव आ गया तो डेल्टा एच क्या होगा, डेल्टा यू से कम होगा। तो फर्स्ट लिखते हैं केस, इफ डेल्टा एन जी इज ग्रेटर देन 0 देन डेल्टा एच ग्रेटर देन डेल्टा यू, है ना बेटा। और डेल्टा एन जी अगर लेस देन 0 है तो डेल्टा एच भी छोटा हो जाएगा डेल्टा यू से। और अगर डेल्टा एन जी इक्वल्स टू 0 हो गया तो बेटा क्या होगा, डेल्टा एच और डेल्टा यू इक्वल हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब बेटा जी इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है बेटा, तो मान लेते हैं बेटा आपसे क्वेश्चन ये कह रखा है कि एक बेटा जी दे रखा है हमें कोई रिएक्शन, जैसे कि मान लेते हैं बेटा कंबशन ऑफ इथेन दे रखा है। ठीक है, तो कंबशन ऑफ इथेन में बेटा जी हमें कह रखा है कि ये बताओ डेल्टा एच और डेल्टा यू में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो बेटा इक्वेशन क्या है हमारा, कंबशन ऑफ इथेन, तो इथेन क्या होता है C2H6, जब भी इसका कंबशन करेंगे तो दैट प्लस O2 लिखेंगे। ठीक है बच्चों, और जब कंबशन करते हैं तो जितना कार्बन होता है उतना ही CO2 मिलता है, तो 2 CO2, और जितना हाइड्रोजन है उसका हाफ वाटर मिलता है ना, तो 3H2O, है ना बच्चों। तो ये मिला हमें। अब देखो बेटा इसको बैलेंस कर लेंगे, देखो ऑक्सीजन कितने यहाँ पर 2 2 4 3 7, तो यहाँ क्या आएगा बेटा 7/2। अब देखो ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, लेकिन ये क्या है बच्चों, लिक्विड, है ना। तो यहां पर हम लोग अगर बेटा जी डेल्टा एनजी की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या आएगा, प्रोडक्ट में कितने हैं गैसियस मॉलिक्यूल्स 2, और रिएक्टेंट्स में कितने हैं 1, और ये देखो 3.5, तो कितना हो जाएगा 9/2, यानी कि क्या होगा लेस देन 0। तो हम क्या कहेंगे कि डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगा, लेस देन होगा डेल्टा यू से। ठीक है बच्चों, तो ये क्लियर हो गया बच्चों। अब डिस्कस करते हैं बच्चों हम लोग मोलर हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। देखो बेटा जब भी आप फिजिक्स में बच्चों पढ़े होगे तो स्पेसिफिक हीट पढ़े होगे, ठीक है, और केमिस्ट्री में मेनली आप लोग पढ़ोगे मोलर हीट कैपेसिटी। होता क्या है बच्चों, देखो हम लोग लेते हैं बेटा टॉपिक रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो बच्चों देखो क्या होता है हमारा कि देखो जब फिजिक्स में बेटा जी आप लोगों ने बेटा कुछ क्वेश्चंस करा होगा, उसमें क्या होता है कि मान लो m अमाउंट ऑफ वाटर को बेटा जी अगर हम हीट करके डेल्टा टी से उसका टेम्परेचर चेंज करते हैं तो उसमें रिलेशन आता है डेल्टा क्यू इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी, है ना बच्चे, जहां पर s कहलाता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है बेटा, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब क्या होता है बेटा कि अगर डेल्टा क्यू हम लोग हीट देते हैं बेटा किसी गैस सैंपल को, ठीक है, जहां पर गैस के मोल्स हैं स्मॉल n और उसका टेम्परेचर अगर डेल्टा टी से चेंज होता है तो डेल्टा क्यू का रिलेशन एक और आता है बेटा एन सी डेल्टा टी, जहां n होता है मोल्स ऑफ गैसेस, है ना बेटा, ये ले लिया सेकेंड। अब दोनों को बेटा जी हम इक्वेट कर देंगे, देयरफॉर लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम क्या करेंगे बच्चे एन सी डेल्टा टी इक्वल्स टू लिखेंगे एम एस डेल्टा टी, है ना, तो डेल्टा टी कैंसिल, है ना बेटा। अब देखो एन क्या होता है, तो गिवन मास अपॉन में मोलर मास इंटू सी इक्वल्स टू क्या होगा गिवन मास इंटू एस, ये कैंसिल, इस तरह से क्या होगा बेटा मोलर हीट कैपेसिटी हो जाएगा मोलर मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है बेटा, तो आप लोग लिख सकते हो बेटा, क्या लिखेंगे बेटा कि मोलर हीट कैपेसिटी
मोलर हीट कैपेसिटी इक्वल्स टू होगा हमारा मोलर मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बच्चों जिसको दिख नहीं रहा होगा लिख लेना बेटा जी, वर्ड बोल रहा हूं मैं कि मोलर हीट कैपेसिटी, बेटा यहां भी लिख सकता हूं मैं कि मोलर हीट कैपेसिटी इक्वल्स टू होगा बेटा जी, मोलर हीट कैपेसिटी बेटा सी से नोट करते हैं ना, तो सी इक्वल्स टू होगा मोलर मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है बेटा, मोलर मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है बच्चे, तो ये आ गया बेटा हमारा मोलर मास और यानी कि मोलर हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी रिलेशन। अब बेटा जी क्या है, काफी इंपॉर्टेंट बेटा जी एक रिलेशन आता है सीपी और सीवी में आता है बच्चों, रिलेशन डराइव करने के लिए। ठीक है बच्चों, तब उसको हम लोग करते हैं बेटा, वो सीपी सीवी होता है बेटा मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है बच्चों, तो बेटा जी ये टॉपिक ले लेते हैं हम लोग कि डिराइव रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी। ठीक है बच्चों, तो होता क्या है बेटा, अगर मान लो बेटा कंटेनर को, बेटा अगर वो कंटेनर हमने ले रखा बेटा है ना, तो कंटेनर को बेटा जी जब हम लोग हीट करते हैं ना, तो एक बार बेटा जी क्या कर सकते हैं, प्रेशर को कांस्टेंट कर लेंगे है ना। तो देखो बच्चे हम लोग बेटा सबसे पहले लिखना पड़ेगा लेट अस कंसीडर अ सिस्टम having n moles of gas, ठीक है बेटा। तब बेटा देखो इसमें क्या होगा कि डेल्टा क्यूपी हो जाएगा बेटा एनसीपी डेल्टा टी। ठीक है, ये क्या होगा बेटा, हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है बेटा, अब मैं लिखूंगा डेल्टा क्यूवी इक्वल्स टू होगा बेटा जी हमारा क्या होगा, तो एनसीवी डेल्टा टी है ना, इसको क्या कहेंगे हम लोग, हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम है ना बेटा, कांस्टेंट वॉल्यूम। तो बेटा मैं इसी को थोड़ा सा दोबारा यूज करना चाहता हूं। देखो बेटा फर्स्ट लॉ से क्या होता है, फ्रॉम फर्स्ट लॉ आप कहोगे कि सर डेल्टा यू होता है हमारा, है ना, डेल्टा यू क्या होता है हमारा, डेल्टा यू इक्वल टू होता है क्यू माइनस पी डेल्टा वी है ना बेटा। तो अगर मान लो बेटा मैं वॉल्यूम को कांस्टेंट कर लूं तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, जीरो, तो ये पूरा का पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू वी माइनस जीरो, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है ना बेटा। तो बेटा लेकिन क्यूवी को हम लोग क्या कहते हैं, इस क्यूवी को क्या कहते हैं बेटा हम लोग, तो ये क्या लिखते हैं हम लोग, एन सी वी डेल्टा टी है ना बेटा। तो डेल्टा यू का रिलेशन क्या बन गया बेटा कि एन सी वी डेल्टा टी। ओके बेटा, तो हमने बेटा जी निकाल लिया रिलेशन कि डेल्टा यू हो गया हमारा एनसीवी डेल्टा टी। ठीक है बेटा, अब इसी रिलेशन को बेटा जी हम लोग यूज करेंगे, इसको लिख लिया बेटा थर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो बच्चों अगर कोई कंफ्यूजन हो बेटा तो कमेंट बॉक्स में बोलना बेटा, हम आपको लिख के भेज देंगे बेटा। ठीक है, देखो तो बेटा ये हो गया हमारा एनसीवी डेल्टा टी। अब फिर से चलते हैं बेटा जी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है बेटा, लिखेंगे बेटा फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जहां बेटा रिलेशन होता है डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू माइनस पी डेल्टा वी है ना बेटा। तो लिखेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा यू इक्वल्स टू लिखूंगा बेटा क्यूपी माइनस पी डेल्टा वी। अब देखो डेल्टा यू की वैल्यू हमें पता चल चुका है कि वो क्या होता है, वो क्या होता है बेटा एनसीवी डेल्टा टी है ना, और क्यूपी की वैल्यू पता है बेटा जी एनसीपी डेल्टा टी है ना। अब देखो बेटा होता क्या है हमारा कि पीवी इक्वल्स टू होता है एनआरटी है ना, तो पी डेल्टा वी को मैं चाहूं तो लिख सकता हूं एनआर डेल्टा टी है ना, तो ये वैल्यू मैं यहां पुट कर रहा हूं, तो एनआर डेल्टा टी। ठीक है बेटा, तो अब इससे क्या होगा बेटा, एन डेल्टा टी कॉमन ले लो आप, तो क्या आएगा यहां सिर्फ सीवी, और यहां एन डेल्टा टी कॉमन लोगे तो आएगा सीपी माइनस आर, ये दोनों कैंसिल,
तो CV आ गया बेटा जी CP माइनस R, और CP माइनस CV इक्वल्स टू R। ठीक है बेटा, तो ये बेटा जी जो हो गया CP माइनस CV इक्वल्स टू R जो है हमारा, ये रिलेशन आ गया। ठीक है बच्चे, बच्चों अब एक क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, जो प्रॉब्लम 6.5 है उसमें बच्चों क्वेश्चन कह रखा है कि 1 मोल वाटर को अगर 100 डिग्री सी पर जब मैंने 1 मोल ऑफ वाटर वेपर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, तो आपको फाइंड करना है बेटा चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जबकि आपको इंथैल्पी ऑफ जो है ना, इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन यानी कि इंथैल्पी ऑफ बॉइलिंग कह सकते हो, जिसको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी कहते हैं, वो दे रखा बेटा जी 41 किलो जूल। ठीक है, तो आपको बेटा इंटरनल एनर्जी जो है निकालना, ये है प्रॉब्लम 6.5। तो देखो बच्चों यहां पर ये भी मेंशन कर रखा है कि आप जो है वाटर वेपर को आप कंप्लीटली जो है आप गैस मान सकते हो। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चे हमें बेटा दे रखा है डेल्टा एच, हमें फाइंड करना है डेल्टा यू। तो आप लोग को बच्चों रिलेशन कौन सा लोगे कि डेल्टा एच इक्वल्स टू क्या होता है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, है ना बच्चों। अब देखो बेटा यहां पर बेटा जी डेल्टा एन जी की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो क्या होता है, नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। तो बेटा प्रोडक्ट में कितने गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, तो 1, और रिएक्टेंट में कितने गैस के मॉलिक्यूल हैं, तो 0, क्योंकि यहां पर तो लिक्विड है ये, है ना। तो डेल्टा एन जी आ गया बेटा 1, है ना। आर की वैल्यू बेटा होता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, इस तरह से होता है बेटा। ठीक है, अब देखो बेटा जी टेम्परेचर जो लेना है बेटा 100 डिग्री सी मतलब 373। ठीक है बेटा, और ये डेल्टा एच दे रखा है बेटा 41 किलो जूल, तो इसको लिखूंगा मैं 41 इंटू 10 की पावर 3 इक्वल्स टू डेल्टा यू, और डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी आ चुकी है 1 इंटू 8.314 इंटू, देखो बेटा टेम्परेचर केल्विन में लेना होगा तो 100 डिग्री मतलब 373, है ना बच्चों। तो यहां से बच्चों हमारा डेल्टा यू की वैल्यू जो है आ जाएगा 41 इंटू 10 की पावर 3 माइनस 8.314 इंटू 373, है ना बच्चों। इसको सॉल्व कर लोगे इतना जूल आ जाएगा बच्चों आपको ये। ठीक है बच्चे, अब बेटा जी एक और क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं बेटा, है ना, क्योंकि बेटा मैंने मोलर हीट कैपेसिटी करवा दिया है, तो हीट कैपेसिटी से रिलेटेड बेटा एक क्वेश्चन है, इसको भी मैं सोचता हूं आप लोग साथ डिस्कस कर लो। ठीक है बेटा, तो देखो बेटा इसमें क्वेश्चन नंबर जो आएगा आपका ये है बेटा क्वेश्चन नंबर, ये प्रॉब्लम नंबर है 6.6। इसमें बेटा कह रखा है 1 ग्राम ऑफ ग्रेफाइट इज बर्न इन द बॉम्ब कैलोरीमीटर इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन एट 298 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। ठीक है बेटा, एक इक्वेशन दे रखा है, उसके हिसाब से क्या किया है कि 1 ग्राम कार्बन को उसने बर्न किया है। ठीक है, तो आपसे बेटा जी इसमें से फाइंड करने के लिए कह रखा है ड्यूरिंग दिस रिएक्शन टेम्परेचर राइजेस फ्रॉम 298 टू 299। ठीक है बेटा, और हीट कैपेसिटी बेटा हमें दे रखा है, हीट कैपेसिटी दे रखा है बॉम्ब कैलोरीमीटर का 20.7 किलो जूल। बेटा जी सीवी की वैल्यू दे रखा है 20.7 किलो जूल। ठीक है बेटा, पर केल्विन। फिर पूछ रहा व्हाट इज द इंथैल्पी चेंज फॉर द अबव रिएक्शन एट 298 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है बेटा, ओके बेटा। देखो बेटा हम लोग कैसे कर सकते हैं, देखो सिंपली क्या होता है बेटा जी, यहां से देखो इसका यूनिट क्या है, इतना किलो जूल पर केल्विन। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब एनर्जी अगर हमें निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा, सिर्फ टेम्परेचर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो बच्चों यहां पर जो डेल्टा टी है वो है 299 माइनस 298 यानी कि 1 केल्विन, है ना बेटा। तो ऐसे में बेटा जी डेल्टा क्यू जो निकाल लेंगे हम लोग तो क्या निकलेगा सीवी डेल्टा टी, है ना बेटे। तो ये कितना निकलेगा 20.7, ये किलो जूल में है तो इंटू 10 की पावर 3 कर देते हैं, और ये बेटा टेम्परेचर ले लेंगे इतना निकल जाएगा बेटा जी हमारा जूल। ठीक है बच्चों, तो ये जो जूल निकला है बेटा जी सिर्फ वो 1 ग्राम कार्बन के लिए निकला है। ठीक है, तो अगर बेटा जी आपको मोलर इंथैल्पी निकालना है तो क्या करोगे बच्चों, आपको इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। ठीक है, तो मोलर इंथैल्पी जो हो जाएगा बेटा जी, ठीक है, मोलर इंथैल्पी के लिए क्या करेंगे बच्चों हम लोग 12 जो एटॉमिक मास होता है कार्बन का उससे मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 20.7 इंटू 10 की पावर 3 को, है ना बच्चों। तो जो आ जाएगा बेटा जी वही होगा हमारा। देखो बच्चों अब डिस्कस कर, देखो बेटा समझ में आ गया होगा आप लोगों को। देखो क्या होता है ना बेटा, जब भी बॉम्ब कैलोरीमीटर बेटा अगर वर्ड यूज कर रहा है तो वो वहां पर क्या होता है बेटा
कि वॉल्यूम होता है कांस्टेंट, तो जो भी हीट चेंज होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो इसका मतलब जो भी डाटा आएगा बेटा वो होता है बेसिकली हमारा इंटरनल एनर्जी चेंज। ठीक है, तो अभी बच्चों समझ में आ गया होगा कि हमने क्या किया बेटा कि डेल्टा यू की वैल्यू मेनली मैंने फाइंड किया, हीट चेंज कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसमें क्या किया बेटा जी हमने कि जो भी मास था है ना बेटा उसके कोरस्पॉन्डिंग मैंने हीट चेंज निकाल लिया और फिर बेटा जी उसके मोलर मास या फिर एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया मोलर एंथैल्पी। ठीक है बेटा, अब चलते हैं बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा उस पर चलते हैं, जो है बेटा जी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, तो देखो बेटा होगा क्या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, देखो बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको ध्यान से देखना आप लोगों को। ठीक है बेटा, तो देखो बेटा होता क्या है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कि बेटा कोई भी रिएक्शन हो रखा हो, जैसे ए मोल्स ऑफ ए प्लस बी मोल्स ऑफ बी से बेटा जी मिल रहा है अगर मान लो हमें सी मोल्स ऑफ सी और डी मोल्स ऑफ डी, है ना, तो ये जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है इसको डेल्टा आर एच से भी डिनोट करते हैं, है ना। तो ये जो बेटा होता है डेल्टा आर एच, ये कहता है हमारा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू सम ऑफ द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी कि जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और माइनस में रिएक्टेंट्स का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है बेटा, तो फिर कहोगे सर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा बेटा। ठीक है, इस फॉर्मूले पे बेटा फिर से आएंगे हम लोग, पहले एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन देख लेते हैं। ठीक है बेटा, तो देखो बेटा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन यहां दो तरह का होगा, एक आएगा बेटा जी डेल्टा एफ एच, है ना, दूसरा आएगा बेटा जी डेल्टा एफ एच नॉट, है ना बेटा। इसको कहते हैं बेटा जी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, और इसको कहते हैं बेटा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब दोनों में क्या फर्क है बेटा, तो देखो बच्चों होता क्या है, इसका कहना है कि 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस इज फॉर्म्ड फ्रॉम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक है बेटा, जैसे कि बेटा जी अगर मैंने लिख दिया H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस, इससे बेटा जी अगर मिल गया हमारा H2O गैस, तब जो बेटा जो भी एंथैल्पी चेंज होगा उसको कहेंगे हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, क्योंकि यहां पर 1 मोल वाटर जो है वो जिस जिस चीज से बना हुआ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर इसका सिर्फ 1 मोल बन रहा है, तो इस हीट चेंज को क्या कहेंगे बच्चों, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब दूसरा होता है बेटा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो ये क्या होगा बेटा, तो इसी रिएक्शन को दोबारा लिखते हैं, H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस गिव्स H2O लिक्विड, है ना बेटा। तो ऐसे में जो भी हीट चेंज होगा बेटा उसको कहेंगे हम लोग स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इसका मतलब क्या हो गया कि जब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को सभी को उसको स्टैंडर्ड स्टेट में लेकर के अगर प्रोडक्ट का 1 मोल फॉर्म होता है तो उस एंथैल्पी चेंज को कहते हैं हम लोग स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। और सिर्फ किसी भी टेम्परेचर प्रेशर पे अगर आपने 1 मोल फॉर्म किया तो उसको कहेंगे बच्चों एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है बच्चा, तो अब बेटा जी अगर मान लो कोई बच्चा कंफ्यूज कर जाए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से, तो मैं एक दो और एग्जांपल लेके बच्चों बताता हूं। आई हैव पे स्टैंडर्ड एंथैल्पी तो समझ में आ ही गया होगा। देखिए बेटा अगर कोई ये कहे कि सर C प्लस O2 गिव्स CO2, इसमें जो हीट चेंज होगा क्या उसको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहेंगे, या फिर किसने लिखा CO प्लस हाफ O2 गिव्स CO2, तो क्या इसको भी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहेंगे। तो बेटा ये जो है ना हमारा ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं होगा, लेकिन ये हमारा स्टैंडर्ड, ये हमारा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि CO2 जिस जिस एलिमेंट से बना हुआ वो यहां पर अलग अलग है, लेकिन यहां पर CO2 जो है कार्बन और ऑक्सीजन से बना है, लेकिन यहाँ कार्बन ऑक्सीजन साथ में भी है और अलग भी है ना, तो इसलिए बच्चों ये नहीं होगा, जबकि सबको क्या लेना पड़ेगा हमें अलग अलग, तब जो एंथैल्पी चेंज होगा बेटा उसको कहेंगे हम लोग एंथैल्पी ऑफ, ठीक है बच्चों, उसको कहेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है बेटा, तो अब बेटा जी इस पर एक क्वेश्चन पहले ले लेते हैं, ठीक है, फिर बेटा जी आगे चलते हैं एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, बॉन्ड एंथैल्पी, इस सब की बात करते हैं। ठीक है बेटा, अगर मान लो बेटा अपने मन से मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है, कि बेटा जी कोई कंबसन रिएक्शन दे रखा है C6H6 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O, इसके लिए बेटा जी आपसे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है। तो पहले तो बेटा बैलेंस कर लेते हैं, कार्बन 6 है तो 6CO2,
हाइड्रोजन बेटा 6 है तो 3 वाटर मॉलिक्यूल्स। अब देखो यहां आएगा बेटा 15/2O2 है ना। अब बेटा क्या क्या दे रखा होगा, आपको दे रखा होगा मान लो बेटा कि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C6H6 ये दे रखा है बेटा मान लो x1। इसी तरह से इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 दे रखा है मान लो बेटा x2। अब इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर दे रखा है बेटा जी x3। ठीक है, तब आपसे पूछ रहा है इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बचाओ। ठीक है बेटा, तो अभी बेटा आप लोगों ने क्या फॉर्मूला पढ़ा था कि इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट्स की इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, है ना बेटा, माइनस समेशन ऑफ द इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, तो बेटा प्रोडक्ट्स की इंथैल्पी फॉर्मेशन माइनस रिएक्टेंट्स की इंथैल्पी फॉर्मेशन। ठीक है बेटा, तो अब देखो बेटा जी यहां पर तो मैं डेल्टा RH अब क्या लिखूंगा बेटा, पहले सारे के सारे प्रोडक्ट्स ले लूंगा। प्रोडक्ट कौन है बेटा, 6 मोल है CO2 का और 3 मोल से वाटर का। तो CO2 का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है x2, तो क्या लिखूंगा मैं 6 इंटू x2 प्लस वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स हैं 3, तो लिखूंगा 3 इंटू इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर यानी कि x3। ठीक है, माइनस अब बेटा आएगा हमारा इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C6H6 है ना, तो वो क्या दे रखा है बेटा जी x1। ठीक है, इससे आ जाएगा बेटा जी हमारा इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ठीक है बच्चों, तो अगर हमें इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू दे रखा होगा तब। ठीक है बच्चों, अब देखो बेटा जी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को बच्चों ऐसे नहीं दे करके वो दूसरे तरीके से भी दे सकता है। कैसे बच्चों, तो इसी क्वेश्चन को बच्चों मैं दोबारा से लिखता हूं कि डाटा जो अगर वो चेंज कर देगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो क्या लिखा है ना बच्चों। तो देखो बेटा जब मैं इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात करता हूं तो हो सकता है वो लिख देगा 6C + 3H2 गिव्स C6H6। इसके लिए डेल्टा H दे रखा है उसने x1। इसी तरह से C + O2 गिव्स CO2, इसके लिए डेल्टा H दे रखा है बेटा x2, है ना। फिर लिख रखा है H2 + ½ O2 गिव्स H2O, इसके लिए डेल्टा H दे रखा है हमारा x3, है ना बच्चों। तो ये सब भी क्या हुआ बेटा, ये क्या कहलाएगा हमारा इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C6H6। ये क्या कहलाएगा इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, और ये क्या कहलाएगा हमारा इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O। ठीक है बच्चों, तो डायरेक्टली हमें इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन देने के बजाय वो इस तरह से भी रिएक्शन लिख करके दे देगा, तो हमें यही समझना पड़ेगा क्योंकि इसका 1 मोल फॉर्म हो रहा है कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से, इसका मतलब ये भी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। यहां भी देखो CO2 का 1 मोल फॉर्म हो रहा है, इसलिए ये भी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया बेटा जी। अब देखो बेटा इस पर ढेर सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे आगे, लेकिन पहले बेटा जी कुछ और डेफिनेशन वाले टर्म है जो इंपॉर्टेंट है उसको डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। देखो बेटा नेक्स्ट है हमारा इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो होता क्या है बच्चों, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो होता है बेटा उसको डिफाइन किया जाता है कि जब एक इक्विवेलेंट स्ट्रॉन्ग एसिड जब एक इक्विवेलेंट स्ट्रॉन्ग बेस से न्यूट्रलाइज हो जाता है तो हमेशा एक कांस्टेंट अमाउंट में एनर्जी रिलीज करता है, उसी को कहते हैं हम लोग इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है बच्चों, तो मैं लिखता हूं बेटा जी इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, है ना बेटा। इसमें क्या होगा बेटा, 1 इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस 1 इक्विवेलेंट स्ट्रॉन्ग बेस। तो बेटा हमेशा एक कांस्टेंट अमाउंट में एनर्जी रिलीज होता है, वो एनर्जी होता है बेटा जी डेल्टा H होता है हमारा, या तो -13.7 किलो कैलोरी कह लो या फिर -57.1 किलो जूल कह लो। ठीक है बेटा, ये कब होगा बेटा, जब दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग होंगे। ठीक है, लेकिन अगर मान लो कोई एक इसमें से अगर वीक हो गया तब, ठीक है, तो कोई एक अगर बेटा जी वीक हो जाएगा, जैसे एसिड हमारा वीक हो गया और ये स्ट्रॉन्ग है, तो बेटा इतनी एनर्जी नहीं निकलेगी, क्या होगा इससे कुछ एनर्जी कम निकलेगी। ठीक है, तो कहेगा कि फिर बाकी एनर्जी गई कहां, तो बाकी एनर्जी इसको डिसोसिएट करने में खर्च हो जाएगी। ठीक है, तो ये होता है बच्चों इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अब बच्चों देखते हैं हम लोग थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज जो है बेटा ये होता क्या है, देखो बेटा इसमें 2 पार्ट आता है, एक तो आता है आपका इंटेंसिव, ठीक है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और दूसरा आता है बेटा जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी।
अब होता क्या, इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो होती है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और एक्सटेंसिव क्या होता है, डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है ना। अब क्या होता है कि जैसे इंटेंसिव प्रॉपर्टीज मैंने लिखा इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका मतलब क्या होगा, तो मान लो अगर आपसे कहूं कि एक गिलास पानी का जो है ग्लास में आप लेते हो, मैं पूछूंगा उसका टेम्परेचर कितना होगा, तो कहोगे उतना ही होगा जितना कि जिस बॉटल से हमने उस पानी को डाला है ग्लास में, है ना। यानी कि पानी जो है, पानी का टेम्परेचर जो है उस ग्लास का भी वही होगा और उस पानी के बॉटल का भी वही होगा, यानी कि वो क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है, पानी का जो डेंसिटी है वो ग्लास वाला वही होगा जो पानी के बॉटल का होगा, है ना। तो डेंसिटी, टेम्परेचर, ये सब क्या होगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा। लेकिन अगर मान लो मैं आपको करूं हीट करके ले आओ, तो हीट करने में क्या होगा, एक पूरे बॉटल को हीट करने में ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा और छोटे से ग्लास में क्या होगा, कम हीट देना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए क्या होगा कि चाहे आप कह लो मास, चाहे कह लो वॉल्यूम, चाहे कह लो एनर्जी, ये सब मास डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे। इसको कहेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करता वो है हमारा टेम्परेचर, टेम्परेचर, डेंसिटी। ठीक है, इसके अलावा है बच्चों टेम्परेचर, डेंसिटी, इसके अलावा ले सकते हो आप स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट। ठीक है, तो ये सब ऐसी प्रॉपर्टीज है जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करती, उसको कहते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करता है उसको कहते हैं बच्चों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है बेटा, अब बच्चों आगे चलते हैं हम लोग थर्मोकेमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो देखो वो सारे केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट चेंज की बात हो उसको कहते हैं हम लोग थर्मोकेमिकल। ठीक है बच्चों, देखो तो बेटा जी हम लोग लिखते हैं थर्मो केमिकल इक्वेशंस। ठीक है बेटा, जैसे कि मान लिख दिया सी सॉलिड प्लस O2 गैस गिव्स CO2 गैस प्लस हीट, है ना। तो ये कहलाएगा हमारा थर्मोकेमिकल इक्वेशन, क्योंकि इस इक्वेशन में हम लोग जो है हीट चेंज की बात भी करते हैं। ठीक है बच्चों, अब क्या होता है बेटा, हेसेस लॉ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हेसेस लॉ। हेसेस लॉ क्या होता है, हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट सम्मेशन, कांस्टेंट हीट सम्मेशन। इसका क्या मतलब बेटा, हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट सम्मेशन क्या कहता है बच्चों, इसको पहले हम लोग एग्जांपल से देख लेते हैं। ठीक है बेटा, अगर मान लो बेटा C प्लस O2 करके हमने CO2 बनाया और इसमें मान लो हमारा जो है X1 किलो कैलोरी की एनर्जी निकली। ठीक है, और अगर इसी रिएक्शन को मैंने क्या किया, दो पार्ट में कर दिया कि C प्लस हाफ O2 गिव्स CO, इसमें मान लो मिला हमें X2 किलो कैलोरी एनर्जी, और CO प्लस हाफ O2 किया तो मिला हमें CO2, इसमें अगर मान लो X3 अमाउंट ऑफ किलो कैलोरी एनर्जी निकली। ठीक है, तो हेसेस लॉ कहता है कि इसमें जो एनर्जी निकली है और इसमें स्टेप्स में निकली है, इसमें एक ही बार निकली है, तो ओवरऑल हीट चेंज क्या होगा, सेम, यानी कि X1 इक्वल्स टू X2 प्लस X3। यानी कि ये हेसेस लॉ क्या कहता है कि किसी भी थर्मोकेमिकल इक्वेशन को चाहे आप एक स्टेप में करो या फिर मल्टी स्टेप में करो, ओवरऑल हीट चेंज क्या होगा, हमारा सेम होगा। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों इसको यूज करके हम लोग ढेर सारा क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों हम लोग कैसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। देखो बच्चों, अगर बेटा जी हमें आपको जैसे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन वाला मैंने ऑलरेडी बता रखा है, तो उसमें से देखो बेटा क्या होता है, अगर मान लो बेटा क्वेश्चन दे रखा है C2H6 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O, है ना। तो बैलेंस कर लिया मैंने 2 और यहां लिख लिया 3। ठीक है, इसके लिए बेटा जी डेल्टा H रिएक्शन मान लो हमें दे रखा है, मान लो डेल्टा H रिएक्शन दे रखा है X1, सपोज दैट हमें दे रखा है। ठीक है बच्चे, ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेते हैं, कितना होगा 4 3 7, तो 7/2। ठीक है, आपसे कहेगा कि कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6, है ना बेटा।
ये बेटा क्वेश्चन लेते हैं कि हमें एक रिएक्शन दे रखा है, उसके लिए डेल्टा ऑफ रिएक्शन दे रखा है या इंथैल्पी ऑफ कंबशन हमें दे रखा है। आपसे कह रखा है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C6H6 फाइंड करो, जबकि गिवन क्या है, गिवन दैट इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 दे रखा है बेटा हमारा, मान लो है X2। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर हमें दे रखा है, मान लो X3। ठीक है ना बेटा, ये दो चीजें हमें दे रखा है, बल्कि तीन चीजें दे रखा है, तो हमें फाइंड करना बेटा इंथैल्पी ऑफ इसका फॉर्मेशन। ठीक है बेटा, तो अब देखो बेटा, सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। तो क्या गिवन है बेटा, CO2 का फॉर्मेशन। तो CO2 का फॉर्मेशन क्या होगा, C प्लस O2, मान लो बेटा C सॉलिड प्लस O2 गैस गिव्स CO2 गैस, है ना। इसके लिए डेल्टा H दे रखा है, मान लो हमारा X2। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है H2O, तो यहां लिख लेता हूं मैं H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस गिव्स H2O लिक्विड, है ना बेटा। इसके लिए मान लो डेल्टा H दे रखा है हमें X3, और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, है ना, हमें चाहिए C2H6। तो देखो बच्चों C2H6 हम लोग कैसे ले सकते हैं, तो 2 कार्बन प्लस 3H2 गिव्स C2H6। इसके लिए जो बेटा डेल्टा H होगा वो हमें फाइंड करना है। तो बेटा इक्वेशन ले लेते हैं 1, इक्वेशन ले लेते हैं 2, इक्वेशन ले लेते हैं 3। ठीक है, तो बेटा फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, इन तीनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, कुछ भी करके हमें ये इक्वेशन लाना पड़ेगा। ठीक है, और अगर ये इक्वेशन लाने में हमने जिस भी इक्वेशन को जितने से मल्टीप्लाई किया, हमें उस हीट चेंज को भी उतने से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों सबसे पहले क्या है, हमें यहां पर चाहिए 2 कार्बन, और इस इक्वेशन में क्या है बेटा, सिर्फ सिंगल कार्बन। तो मैं क्या करने वाला हूं, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, है ना, तो एटलीस्ट 2 कार्बन तो आ जाएगा। अब देखो बेटा मुझे चाहिए 3H2 और यहां दे रखा है 1H2, तो मैं क्या करने वाला हूं, इस पूरे इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, इससे क्या होगा बेटा, 2 कार्बन मिल जाएगा, 3H2 मिल जाएगा। अब देखो मुझे C2H6 चाहिए राइट साइड में, और यहां पर और कोई इक्वेशन नहीं है सिवाय इसके जहां पर कि C2H6 हो, है ना। तो मुझे चाहिए C2H6 राइट में, लेकिन यहां C2H6 क्या है, लेफ्ट में। तो इसका मतलब मुझे करना पड़ेगा बेटा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -1 से। ठीक है, और जब ऐसा करके मैं सबको ऐड कर दूंगा, ठीक है, तो हमारा जो है ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप लोग खुद देख लो बच्चा हमने क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो बच्चे क्या करने वाले हैं, तो पहले क्या कहा मैंने, इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो बेटा इसको बाद में मैं लिख लूंगा, तो जो जो भी कहा है उसको पहले कर लेते हैं। ठीक है बेटा, जैसे इसको किया तो क्या हो जाएगा, 2C प्लस 2O2 गिव्स 2CO2, और इसके डेल्टा H जो हो गया वो भी क्या हो जाएगा हमारा 2X2। ठीक है, फिर मैंने 3 से इसको मल्टीप्लाई किया, तो लिखूंगा मैं 3H2 प्लस 3/2O2 गिव्स 3H2O लिक्विड, है ना, और इसके लिए डेल्टा H की वैल्यू भी क्या होगा 3X3। ठीक है, अब बेटा मैंने क्या किया था, फर्स्ट इक्वेशन जो था हमारा C2H6 प्लस 7/2O2 गिव्स 2CO2 प्लस 3H2O, है ना। इसके लिए डेल्टा H था हमारा X1, है ना। तो मुझे इसको क्या करना था, माइनस करना था, मतलब इन दोनों को मुझे लेफ्ट में लाना है, इन दोनों को राइट में। तो क्या हो जाएगा बेटा, 2CO2 प्लस 3H2O गिव्स C2H6 प्लस 7/2O2, और इसके लिए डेल्टा H कितना हो जाएगा -X1। ठीक है बच्चों, अब देखो बेटा सबको आप ऐड कर दो। ठीक है, सबको ऐड करोगे बेटा तो जो आपको चाहिए इक्वेशन वही मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि देख लो ये क्या होगा 2C प्लस 3H2, जो मैं लेते जा रहा हूं उसके साथ टिक लगा रहा हूं। ठीक है, ये ले लिया मैंने। ठीक है, अब देखो C2H6 राइट में आ ही चुका है, C2H6, तो ये भी ले लिया। अब देखो बेटा यहां पर 7/2O2 है, यहां पर देखो 2O2 प्लस 3O2, ये मिलके होगा 7/2O2, ये दोनों क्या होंगे कैंसिल। अब देखो यहां पर 3H2 हो, यहां भी 3H2 हो, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे कैंसिल।
यहाँ देखो 2CO2 राइट में है और यहाँ 2CO2 लेफ्ट में, ये भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल। यानी कि आपको बेटा वही आ जाएगा इक्वेशन जो कि आपको चाहिए। तो इसके लिए बेटा डेल्टा एच की वैल्यू फिर क्या हो जाएगी, तो हम सबको ऐड ही कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 2x2 प्लस 3x3 माइनस x1। ठीक है बच्चों, तो यही होता है बेटा हमारा हेसेस लॉ कि हम किसी भी रिएक्शन को क्या चाहे जो जितनी मर्जी पार्ट्स में हम उसको ब्रेक करके, ठीक है, हम उसको कभी भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हम कोई भी रिक्वायर्ड इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमें बेटा जो डाटा दे रखा था उसके हिसाब से बेटा मैंने इस क्वेश्चन को कर दिया। ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। देखो बेटा अब जो टॉपिक है हमारा वो है बेटा बॉन्ड इंथैल्पी, ठीक है, या बॉन्ड एनर्जी। देखो बच्चों अगर बॉन्ड एनर्जी को डिफाइन करना हो तो आप सिंपली कह सकते हो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट अ बॉन्ड इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। ठीक है बच्चों, तो होता क्या है बच्चों बॉन्ड एनर्जी। देखो बेटा अगर कार्बन है ना, ये मान लेते हैं बेटा कार्बन का, ये देखो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है ना, तो बेसिकली क्या होता है बेटा हर एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए ना बेटा अलग अलग एनर्जी की जरूरत पड़ती है, लेकिन हम लोग जो लेंगे बेटा एवरेज बॉन्ड एनर्जी की जब बात करेंगे तो ये होगा बेटा इसको तोड़ने के लिए अगर डेल्टा H1 लगा, दूसरे को तोड़ने के लिए डेल्टा H2, तीसरे को डेल्टा H3 और चौथे को डेल्टा H4, तो दैट बाय 4 करके जो निकलता है बेटा वही निकालते हैं हम लोग बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, अब देखो बेटा बॉन्ड एनर्जी का रोल यहां पर क्या है। ठीक है, तो देखो बेटा कोई भी रिएक्शन अगर होता है तो उसमें क्या होता है कि रिएक्टेंट्स के बॉन्ड कुछ टूटते हैं और प्रोडक्ट के कुछ बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं, और उसमें जो भी ओवरऑल हीट चेंज होता है उसको हम लोग लिख देते हैं। ठीक है बच्चे, जैसे कि मान लो बेटा रिएक्शन है CH4 प्लस Cl2, है ना, इससे प्रोडक्ट बन गया CH3Cl प्लस HCl। वैसे इसमें थोड़ा सा हीट देना पड़ता है तब जाकर होता है रिएक्शन। ठीक है बेटा, तो इस रिएक्शन को अगर आप गौर से देखो बच्चों तो क्या हो रहा है, यहां पर 4 जो है हमारे बॉन्ड है CH के, है ना, और Cl का एक बॉन्ड है ना, जिसके कारण क्या हो गया कि 3 तो CH के बॉन्ड रहे, एक Cl का बॉन्ड फॉर्म होगा और एक HCl का बॉन्ड फॉर्म हो गया। ठीक है, तो ऐसे में जो अगर आपसे पूछेगा ओवरऑल हीट चेंज कितना होगा, तो आप कहोगे रिएक्टेंट्स की जितनी भी बॉन्ड एनर्जी थी दैट माइनस प्रोडक्ट की बॉन्ड एनर्जी। ठीक है बच्चों, तो यहां पर इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को मैं लिखूंगा समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, मतलब जितने भी रिएक्टेंट्स है उसकी बॉन्ड एनर्जी माइनस प्रोडक्ट्स की बॉन्ड एनर्जी। ठीक है बेटा, इससे हमारे पास क्या होगा बेटा इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो बेटा जी यहां पर देखो बेटा कितने इसके बॉन्ड कितने रिएक्टेंट्स के, तो बेटा अगर इसको मैं यहां पर सॉल्व कर लूं तो क्या लिखोगे 4 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH, है ना बेटा, प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ C सिंगल बॉन्ड Cl, ये तो हो गया बेटा रिएक्टेंट का, माइनस प्रोडक्ट का करना है, तो प्रोडक्ट में क्या 3CH के बॉन्ड है, तो 3 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ C सिंगल बॉन्ड H प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ C सिंगल बॉन्ड Cl प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl, है ना बेटा, जो भी प्रोडक्ट था सबका बेटा जी बॉन्ड एनर्जी हमने पुट कर दिया, तो उससे बेटा जो भी इंथैल्पी चेंज होगा वो आ जाएगा। ठीक है ना बेटा, ओके बेटा, तो अब बेटा जी एक और क्वेश्चन हम लोग लेकर कर लेते हैं। ठीक है, देखो बच्चे इस पर बेस्ड, तो अब करना क्या है, देखो जैसे कि बेटा एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग कंबसन वाला ही ले लेते हैं क्वेश्चन। जैसे कि मान लेते हैं बेटा कि मॉलिक्यूल है हमारे पास C2H6 प्लस 7/2O2 गिव्स CO2 प्लस यहां पर था बेटा 3H2O। इसके लिए बेटा डेल्टा RH हमें फाइंड करनी है। ठीक है, जबकि क्या क्या दे रखा है बेटा, मान लो बेटा दे रखा है आपको C सिंगल बॉन्ड H की बॉन्ड एनर्जी दे रखा है X1, C सिंगल बॉन्ड C की बॉन्ड एनर्जी दे रखी है बेटा जी X2। ठीक है, इसी तरह से C सिंगल बॉन्ड जो है C डबल बॉन्ड O की बॉन्ड एनर्जी दे रखा है बेटा मान लो X3,
O डबल बॉन्ड O की बॉन्ड एनर्जी दे रखा है बेटा मान लो x4, H सिंगल बॉन्ड O की बॉन्ड एनर्जी दे रखा है x5, ठीक है ना बेटा। Cc का दे दिया, CH का दे दिया, O का दे दिया, ठीक है बेटा। अब एक O का, हाँ O का भी दे रखा है, ठीक है बेटा। तो अब देखो बेटा जी कहेगा इसके लिए बॉन्ड हमें एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना, ठीक है बेटा। तो इस रिएक्शन को बेटा फिर से मैं खोल के लिख देता हूं, तो देखो क्या होगा, CH CH प्लस 7/2 O डबल बॉन्ड O, है ना, ये दे रहा बेटा जी 2 C डबल बॉन्ड O प्लस 3HOH, ठीक है बच्चों। तो ये बेटा मैं बॉन्ड के टर्म्स में लिख दिया। तो अब अगर आपको इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना होगा तो आप क्या कहोगे, कहोगे कि 6 तो बॉन्ड एनर्जी है CH के, तो 6 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH प्लस एक तो बॉन्ड एनर्जी है CC का प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ C सिंगल बॉन्ड C, फिर बेटा क्या है 7/2 बॉन्ड एनर्जी ऑफ O डबल बॉन्ड O, 7/2 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ O डबल बॉन्ड O, ठीक है बेटा। ये सब तो हो गया बेटा रिएक्टेंट्स के। अब इसमें से हमें माइनस करना है प्रोडक्ट्स के, ठीक है। तो प्रोडक्ट्स में देखो क्या है, एक CO2 में क्या हो गए, 2 CO के बॉन्ड, तो 2 CO में क्या होंगे 4 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ C डबल बॉन्ड O प्लस देखो बेटा एक H2O में 2 OH के बॉन्ड है, तो 3 में कितने होंगे 6 प्लस 6 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ H सिंगल बॉन्ड O, ठीक है बेटा। अगर नहीं क्लियर होगा तो बेटा समझ लो कि 4 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ C डबल बॉन्ड O प्लस 3 2 जा 6 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH, ठीक है बेटा। अब सबकी वैल्यू बेटा अगर हम पुट कर दें तो 6 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH तो क्या होगा 6x1, फिर है CC का बॉन्ड एनर्जी तो लिखेंगे बेटा x2, ठीक है। और बेटा जी ऑक्सीजन का भी है x4, तो प्लस में लिखेंगे 7/2 इंटू x4, ये सब तो हो गया रिएक्टेंट्स का माइनस। अब प्रोडक्ट्स में क्या है 4 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ CO, तो CO का बॉन्ड एनर्जी है x3, तो क्या लिखेंगे 4 इंटू x3 प्लस ये होगा 6 इंटू x5 क्योंकि OH का बॉन्ड एनर्जी था, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से बेटा हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, तो आ जाएगा हमारा, ठीक है बेटा। अब बेटा जी जो है हम लोग आगे चलते हैं बेटा जी, हम लोग चलते हैं बेटा एंट्रोपी की तरफ, ठीक है। हम लोगों ने बेटा जी जो है ये सब डिस्कस कर लिया। अब देखो बेटा जी टॉपिक है हमारा स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनिटी क्या होता है बेटा, कि कोई भी जो रिएक्शन होता है वो खुद से फिजिबल हो सकता है कि नहीं, मतलब खुद से होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो उसमें बच्चों 2 फैक्टर आता है, एक तो आता है बेटा जी एनर्जी का फैक्टर और दूसरा आता है वहां पर एंट्रोपी का फैक्टर, ठीक है। तो इंथैल्पी हम लोगों ने बच्चों बहुत सारा डिस्कस कर ही लिया है ना। अब डिस्कस करते हैं बेटा जी एंट्रोपी, ठीक है। तो एंट्रोपी चेंज, एंट्रोपी की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना मुश्किल होता है, तो हम लोग क्या निकालते हैं बच्चों, एंट्रोपी चेंज, इसको डिनोट करते हैं डेल्टा S से, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या होता है, मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस, ये होता है बच्चों मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस, ठीक है। मेजर ऑफ डिसऑर्डर मतलब मूवमेंट कितने ज्यादा बढ़ गया, ठीक है। जैसे कि मान लो बच्चों सारे के सारे अगर बॉन्ड्स एक साथ मॉलिक्यूल में बंधे हुए हैं, है ना, तो उसमें क्या होती है एंट्रोपी कम होती है, लेकिन सारे बॉन्ड्स को हमने तोड़ करके सबको फ्री कर दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, एंट्रोपी उसकी क्या हो गई, बढ़ गई, ठीक है। इसी तरह से बच्चों अगर मान लो सॉलिड है, सॉलिड मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड है ना, लेकिन उसको हीट कर दिया तो बन गया लिक्विड, तो एंट्रोपी थोड़ी बढ़ गई, ठीक है। एंट्रोपी मतलब मूवमेंट, उसके बाद क्या होगा और हीट करेंगे तो चला जाएगा गैस में, तो एंट्रोपी और थोड़ा सा बढ़ गया, ठीक है। तो इस तरह से है ना बच्चों बढ़ता चला जाता है। तो अब क्या होता है बच्चों कि जनरली जब सेम फेज में रहता है तब भी अगर आप हीट करते हो तो एंट्रोपी तो चेंज होता है लेकिन नजर नहीं आता। एंट्रोपी चेंज हमारा नजर कब आता है, जब फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो, यानी कि सॉलिड से लिक्विड जो है में जाएगा तब हमें ज्यादा पता चलता है, या लिक्विड से गैस में जाएगा तभी पता चलेगा कि एंट्रोपी चेंज हो रहा है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से बच्चों हम लोग एंट्रोपी के 2 सिचुएशन लेते हैं, पहला आता है डेल्टा S फ्यूजन,
ये होता है हमारा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन अपॉन में मेल्टिंग पॉइंट इन केल्विन। ठीक है बेटा, मेल्टिंग पॉइंट इन केल्विन। इसी तरह से बेटा डेल्टा एस वेपराइजेशन आता है, डेल्टा एस वेपराइजेशन, ये क्या होगा हमारा, ये भी होगा हमारा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, अपॉन में बॉइलिंग पॉइंट इन केल्विन। ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, जिसको बच्चे को ये पता नहीं हो कि लेटेंट हीट क्या होता है, तो जनरली देखो बेटा होता है क्या है, जब हम हीट देते हैं तो सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है। लेकिन लेटेंट हीट के केस में क्या होता है कि जब आप हीट देते हो तो वो सब्सटेंस एक फेज से दूसरे फेज में ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन टेम्परेचर में चेंज नहीं होता। जैसे कि 0 डिग्री आइस पे अगर आप हीट देना शुरू करोगे तो आइस मेल्ट होता रहेगा, मेल्ट होता रहेगा, और जब तक सारा का सारा आइस मेल्ट नहीं होगा तब तक कितना भी हीट दे दो उसका टेम्परेचर राइज नहीं करेगा। तो ऐसे सिचुएशन में विदाउट राइज इन टेम्परेचर में जो भी आपने हीट दिया है टू चेंज द फेज, उसी को कहते हैं बच्चों हम लोग लेटेंट हीट। तो फ्यूजन का मतलब हो गया कि सॉलिड से लिक्विड, और वेपराइजेशन का मतलब क्या हो गया, लिक्विड से गैस। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद क्या आता है बेटा, हमारा जो एक लॉ है बेटा जी, उसके अकॉर्डिंगली कि यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है वो थ्रू आउट बढ़ती जा रही है ना बेटा, यानी कि डेल्टा एस यूनिवर्स जो है हमारा वो बेटा ग्रेटर देन 0 है, यानी कि यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है। ठीक है, तो अब बेटा जी मैं यूनिवर्स को लिख सकता हूं डेल्टा एस सिस्टम, ठीक है, प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। ठीक है ना, ये मस्ट बी ग्रेटर देन 0 है ना बेटा। तो डेल्टा एस सिस्टम को तो बेटा यही रहने दूंगा मैं, डेल्टा एस सिस्टम, डेल्टा एस सिस्टम। लेकिन डेल्टा एस सराउंडिंग को लिखूंगा मैं डेल्टा एच सराउंडिंग अपॉन में टी। अब देखो बेटा डेल्टा एच सराउंडिंग क्या होता है, अगर मान लो आपका गैस के स्टोव ने 100 कैलोरी एनर्जी अगर किसी कंटेनर को दिया तो उस कंटेनर ने क्या किया, हीट को एब्जॉर्ब किया। मतलब सराउंडिंग अगर हीट लूज करता है तो सिस्टम क्या करता है, हीट गेन करता है। यानी कि डेल्टा एच सराउंडिंग को मैं चाहूं तो लिख सकता हूं माइनस डेल्टा एच सिस्टम। तो ये आ जाएगा बेटा जी हमारा डेल्टा एस सिस्टम, और यहां लिखूंगा मैं माइनस डेल्टा एच सिस्टम अपॉन बेटा आ जाएगा टी। ठीक है, ये मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, है ना। अब बेटा इसको टी को सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, डेल्टा एच सिस्टम माइनस टी डेल्टा एस सिस्टम मस्ट बी लेस देन 0। ठीक है ना बच्चों, यानी कि डेल्टा एच सिस्टम माइनस टी डेल्टा एच सिस्टम मस्ट बी लेस देन 0। इसको क्या कहते हैं बेटा, गिब्स एनर्जी चेंज। तो डेल्टा जी मस्ट भी क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा बेटा, तभी हमारा कोई भी रिएक्शन जो है फिजिबल हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो अब बेटा जी इसको फिर डिटेल में लिख लेते हैं। तो देखो बच्चों इसमें ना स्पेशल केसेस भी आते हैं कि डेल्टा एच और डेल्टा एस की क्या क्या चेंजेस ला करके हम लोग रिएक्शन को फिजिबल बना सकते हैं। ठीक है, तो देखो बेटा रिलेशन है हमारा कि डेल्टा जी इक्वल्स टू क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है बेटा, अब क्या है बेटा कि देखो एक तो रिलेशन लेते हैं बेटा डेल्टा एच का, दूसरा रिलेशन लेते हैं डेल्टा एस का, फिर लेंगे बेटा जी हम लोग कंडीशंस। ठीक है, तो बेटा अगर मैंने कंडीशन ले लिया बेटा ये कि डेल्टा एच को ले लिया मैंने नेगेटिव और डेल्टा एस को ले लिया पॉजिटिव, तो आप लोग बेटा देख करके बताओ। देखो अभी तक में आपको ये पता चल चुका है कि डेल्टा जी अगर लेस देन 0 होगा तभी हमारा रिएक्शन क्या होगा, फिजिबल होगा, है ना। और डेल्टा जी अगर मोर देन 0 हो जाएगा, डेल्टा जी अगर मोर देन 0 हो गया तो रिएक्शन क्या होगा, नॉट फिजिबल, मतलब ये रिएक्शन नहीं होगा, है ना। और डेल्टा जी बेटा जी अगर 0 हो जाए तो इक्विलिब्रियम में होता है, सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में होता है। तो फर्स्ट लेके चल रहे हैं बेटा जी केस जिसमें क्या कह रहा हूं मैं कि डेल्टा एच को लिया मैंने नेगेटिव और डेल्टा एच को ले लिया पॉजिटिव। तो देखो डेल्टा एच को जब लिया नेगेटिव तो ये पोर्शन नेगेटिव और इसको लिया पॉजिटिव, तो देखो टेम्परेचर हमेशा पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, लेकिन अगर इसको पॉजिटिव ले लिया तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या होगा, नेगेटिव।
और डेल्टा एच को भी ले रखा है नेगेटिव, तो ओवरऑल डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव, है ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि फिजिबल एट ऑल टेम्परेचर, फिजिबल एट ऑल टेम्परेचर। ठीक है बच्चों, ये तो हो गया बेटा पहला केस, जब हमने डेल्टा एच को नेगेटिव लिया। अब बेटा जी इसी को उल्टा कर देते हैं, इसको ले लेते हैं बेटा पॉजिटिव, इसको ले लेते हैं नेगेटिव, तो ये भी हो जाएगा पॉजिटिव। क्यों, देख लो, अगर इसको ले लिया पॉजिटिव तो ये तो पॉजिटिव होगा, अगर इसको लिया नेगेटिव तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव। तो ओवरऑल पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। और जब पूरी वैल्यू पॉजिटिव होगी तो क्या कहेंगे कि नॉट फिजिबल, नॉट फिजिबल एट एनी टेम्परेचर, नॉट फिजिबल एट एनी टेम्परेचर। ठीक है बच्चों, अब बेटा जी नेक्स्ट सिचुएशन लेके हम लोग करते हैं। ठीक है, अब बेटा अगला सिचुएशन लेते हैं कि अगर मान लो इसको फिर से ले लेते हैं नेगेटिव, लेकिन इसको भी नेगेटिव ही रहने देते हैं। तो बेटा अगर इसको नेगेटिव रखेंगे तो ये पूरा का पूरा पोर्शन क्या होगा, पॉजिटिव, लेकिन ये हो गया हमारा नेगेटिव। तो अब बताओ आप लोग कि पॉजिटिव और नेगेटिव का सम कब हमारा नेगेटिव होगा और कब हमारा पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो बिल्कुल सही कह रहे हो कि अगर पॉजिटिव वाला पोर्शन जो है कम हो नेगेटिव वाले पोर्शन से तो क्या होगा, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव। यानी कि बेटा ये जो टर्म जो पॉजिटिव हो गया उसमें अगर टेम्परेचर को कम कर दूं तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, जो पॉजिटिव वाला पोर्शन कम हो जाएगा, है ना। यानी यानी देखो बेटा क्या होगा, नेगेटिव कब होगा, एट लो टेम्परेचर, है ना, एट लो टेम्परेचर फिजिबल, है ना बच्चों। क्यों, क्योंकि लो टेम्परेचर पर ये वाला पोर्शन जो पॉजिटिव वाला पोर्शन है कम है और नेगेटिव वाला ज्यादा है। ठीक है, और इसी में क्या होगा दूसरा सिचुएशन, पॉजिटिव एट हाई टेम्परेचर, है ना, मतलब नॉट फिजिबल। यानी कि हाई टेम्परेचर पे इस सिचुएशन में क्या होगा, नॉट फिजिबल, है ना, और लो टेम्परेचर पे फिर वो फिजिबल हो सकता है। अब लेते हैं कि इसको ले लेते हैं इस बार पॉजिटिव और इसको भी ले लेते हैं पॉजिटिव, तब क्या होगा। तो देखो जब इसको पॉजिटिव लेंगे तो ये नेगेटिव वाला पोर्शन हो गया हमारा, ये देखो, और ये हो गया पॉजिटिव वाला पोर्शन। तो हमें क्या चाहिए, फिजिबिलिटी के लिए डेल्टा जी नेगेटिव, तो ये वाला पोर्शन नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो अब ये वैल्यू ज्यादा कब होगा, जब टेम्परेचर को ज्यादा ले लेंगे, है ना। यानी कि मैं कहूंगा इसकी वैल्यू जो है हमारा वो नेगेटिव होगा कब, एट हाई टेम्परेचर, है ना, हाई टेम्परेचर हम कहेंगे फिजिबल। ठीक है, फिर बेटा जी आगे सिचुएशन जो आएगा दूसरा, इसमें कहेंगे पॉजिटिव अगर आ जाएगा बेटा हमारा कब, जब ये लो टेम्परेचर होगा, है ना। तो नेगेटिव वाला पोर्शन अगर कम है पॉजिटिव ज्यादा है तो पॉजिटिव हो जाएगा डेल्टा जी, तो कहेंगे नॉट फिजिबल, नॉट फिजिबल एट लो टेम्परेचर। ठीक है, तो ये आ गया बच्चों रिलेशन। ठीक है, अब देखो बच्चों क्या होता है कि हमें जैसे ना ढेर सारा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का जो है इससे रिलेटेड दे रखा है, लेकिन मैं बच्चों क्या करता हूं इससे रिलेटेड, ठीक है, एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज में जो लास्ट के 2-3 क्वेश्चंस हैं वो आप लोग के साथ बच्चों डिस्कस कर लेता हूं, जिससे कि ना आपको ये सब भी जो है और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। ठीक है बच्चों, तो मैं एक बार बुक ले लेता हूं। ठीक है, अब देखो बच्चों इस पे बेस जो है 5.17 यानी कि ये 17th क्वेश्चन नंबर बैक एक्सरसाइज का, उसमें बेटा रिएक्शन दे रखा है 2a + b गिव c, इसका डेल्टा एच की वैल्यू दे रखा है और डेल्टा एच दे रखा है। आपसे पूछ रहा है किस टेम्परेचर पे ये रिएक्शन जाके फिजिबल होगा। देखो बच्चों तो आप लोग करोगे कैसे, सिंपल है बच्चों, आप कहोगे फॉर फिजिबिलिटी, फॉर फिजिबिलिटी डेल्टा जी शुड बी लेस देन 0, इसलिए डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच शुड बी लेस देन 0, इसलिए क्या होगा डेल्टा एच शुड बी लेस देन टी डेल्टा एस, इसलिए टी मस्ट बी ग्रेटर देन डेल्टा एच बाय डेल्टा एस। तो टी मस्ट बी ग्रेटर देन, देखो डेल्टा एच की वैल्यू दे रखा 400 और ये दे रखा बेटा 0.2। ठीक है, एक जीरो बढ़ा दो, है ना, तो कितना आ जाएगा लगभग 2000 केल्विन। ठीक है बच्चों, तो इस इतने टेम्परेचर के ऊपर ऊपर में क्या होगा वो फिजिबल हो जाएगा ये रिएक्शन। ठीक है बच्चों,
तो अब बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसका क्वेश्चन नंबर जो है 18 करते हैं हम लोग। अब देखो बच्चा ये क्वेश्चन है हमारा 5.19 यानी कि 19th क्वेश्चन। इसमें बेटा रिएक्शन हमें ये दे रखा है और इस रिएक्शन के लिए डेल्टा यू दे रखा है और डेल्टा एस दे रखा है, तब आपसे पूछ रहा है डेल्टा जी। तो बेटा आप लोग को तो पता ही है कि डेल्टा जी क्या होता है ना, आपको पता है बेटा कि डेल्टा जी क्या होता है हमारा, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, है ना। तो आप कहोगे सर इसमें डेल्टा एच मिसिंग है और टी मिसिंग है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर टेम्परेचर के बारे में जब वो कुछ नहीं कहता है तो हम लोग उसको रूम टेम्परेचर मान लेते हैं, ठीक है बच्चे। तो इसका मतलब हम लोग टी कैलकुलेट कर लेंगे 298 केल्विन। फिर सबसे पहले हम फाइंड करेंगे बेटा डेल्टा एच। तो डेल्टा एच क्या होता है हमारा, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ठीक है। अब देखो बेटा डेल्टा यू की वैल्यू दे रखा है -10.5 किलो जूल, ठीक है। अब देखो डेल्टा एन जी कितना होगा, तो देखो प्रोडक्ट में कितने मॉलिक्यूल्स हैं 2, रिएक्टेंट में कितने हैं 3, तो डेल्टा एन जी की जगह पे क्या आएगा -1, आर की जगह पे लोगे बेटा 8.314 बाई 1000। ये 1000 क्यों कर दिया, क्योंकि ये किलो जूल में है, तो इसको भी किलो जूल में करना था, दैट इनटू टेम्परेचर ले लेंगे 298। तो ये आ जाएगा बेटा डेल्टा एच। अब आपको डेल्टा जी निकालना है तो डेल्टा एच यहां से निकाल लोगे, है ना, और टेम्परेचर 298 ले लोगे, है ना। तो बच्चे आ जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद बेटा जो भी वैल्यू आएगी आप यहां पुट कर दोगे, डेल्टा एच की जगह पे डेल्टा एस आपको गिवन है ना बेटा, और टेम्परेचर ले लोगे 298। इससे पता चल जाएगा बेटा कि डेल्टा जी की वैल्यू क्या आती है। अगर ये पॉजिटिव आ गया तो नॉट फीजिबल, अगर नेगेटिव आ गया तो आ गया बेटा फीजिबल, ठीक है। अब देखो बेटा एक नंबर का एक क्वेश्चन है 5.18 का, जिसमें कह रखा 2Cl गैस जा रहा है Cl2 में, तो इसके लिए डेल्टा एच और डेल्टा एस का साइन जो है आपको बताना है, ठीक है। तो देखो बच्चों सिंपल सी बात है कि दो अलग अलग रहता है, जो दो बंदा फ्री है अगर आपने उसको बांध दिया किसी तरीके से तो उसका मूवमेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मूवमेंट कम हो गया तो एंट्रोपी क्या हो गई, कम हो गई। तो एंट्रोपी कम हो गया तो डेल्टा एस क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो क्या कहेंगे हम लोग कि डेल्टा एस हो जाएगा नेगेटिव। दूसरी बात, दो एटम अगर अलग अलग एनर्जी पे है, हाई एनर्जी पे होता है वो, और जब बॉन्ड बना लेता है तो वो लो एनर्जी पे आता है, तो फिर एनर्जी क्या करता है, रिलीज करता है। तो ऐसे में डेल्टा एच भी क्या हो जाएगा हमारा, नेगेटिव, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज हमारा टॉपिक यहीं पर मैं कंप्लीट कर रहा हूं। देखो बच्चों क्या है कि इसमें बहुत सारे टॉपिक मैंने एक ही वीडियो में मैं कोशिश किया हूं कि कंप्लीट करूं। तो इसमें क्या होगा कि अगर किसी भी पोर्शन में बेटा अगर आपको इंटरेस्ट नहीं जनरेट हो रहा है तो फिर आप नेक्स्ट पोर्शन में आप चले जाओ, क्या पता उसमें आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन मिले। और फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम होती है बेटा कमेंट बॉक्स में आप लोग कुछ भी पूछ सकते हो। अगर कहोगे तो एक पार्ट जैसे एक ही चैप्टर के मैं 4-5 पार्ट्स बना करके प्लेलिस्ट बना करके भी डाल सकता हूं। लेकिन मेरा पहले टारगेट है कि अभी आप लोग को ना पूरा का पूरा चैप्टर का मैं जो है एक बार ओवरऑल वैल्यू अभी मैं बना के दूं, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से बच्चों हमारे चैनल को अभी आप सब्सक्राइब कर लो। और बच्चों एक और चैनल है मेरा केके द यूनिक ट्रेवलर, उस पर टूरिस्ट प्लेसेस के लिए जो काफी फेमस टूरिस्ट प्लेसेस उसका वीडियो मैंने डाल रखा है, तो उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।